नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपके प्रोत्साहन से हम उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोकल लॉ को समझने के लिए एक सीरीज बनाना चाहते हैं। इसी क्रम में आज हम परिचय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे जो उत्तर प्रदेश में भूमि से संबंधित विधि है उसका, कि जैसे उत्तर प्रदेश के ग्रामों के क्षेत्राधिकार में स्थित सरकारी भूमि है, तालाब है, बाग भूमि है, कृषि भूमि है एवं लगान वसूलने से संबंधित प्रक्रिया के लिए प्रचलित यूपी रेवेन्यू कोड 2006 जो भूमि एवं लगान से संबंधित पूर्व में प्रचलित 39 कानूनों को समाप्त करके बनाई गई है। कौन से कानून समाप्त किए गए हैं इसकी अनुसूची में संलग्न है, जिनमें मुख्यतः यूपी जेडे एंड एलआर एक्ट 1950 और यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 समाप्त किए गए हैं। और ये उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी 2016 से लागू है, जिसके अंतर्गत संहिता में वर्णित विषयों के क्षेत्राधिकार के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को मंडल, जिला, तहसील, परगना एवं ग्रामों में विभाजित किया गया है। और मंडल के लिए आयुक्त, जिला के लिए कलेक्टर और तहसील के लिए उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार अधिकारी एवं न्यायालय हैं जो वर्णित विषयों से संबंधित पे क्षेत्राधिकार रखते हैं, सुनवाई का और प्रशासनिक। और ग्राम के भू अभिलेखों जैसे खसरा है, खतौनी है, ग्राम के नक्शे हैं आदि अभिलेखों के रख रखाव के लिए राजस्व निरीक्षक, जिन्हें कानूनगो भी कहते हैं, एवं लेखपाल नियुक्त हैं। और इन सब पे अधीक्षण और नियंत्रण के लिए राजस्व परिषद है। और इसके अंतर्गत विषय आते हैं जैसे ग्रामों और उनमें स्थित भूमि के सीमा चिन्हों से संबंधित प्रक्रिया एवं विवाद होने पर समाधान के विषय, जैसे किसी ने किसी की मेड़ तोड़ दी, जिसको मेड़बंदी कहते हैं, कि ग्राम के सीमा चिन्ह लगे होते हैं कि इस ग्राम की हद यहाँ तक है, वो कोई डिस्ट्रॉय कर दे, उसको तोड़ दे, तो उसके संबंध में क्या विवाद होते हैं, उनका समाधान क्या होता है। और ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण एवं पुनरीक्षण, जिसके अंतर्गत भूमि अधिकार अभिलेखों जैसे खतौनी में जो टेनर होल्डर होते हैं वो चढ़े होते हैं, और अभिलेखों में उत्तराधिकार, वसीयत, विक्रय पत्र आदि प्रकार से नाम के दाखिल खारिज होने की प्रक्रिया, यानी किसी ने कृषि भूमि खरीदी तो उसका नाम जो पहले काश्तकार का है वो हटेगा और दूसरे का चढ़ेगा, यानी एक दाखिल एक खारिज। और इसमें विवाद होने पर उसकी प्रक्रिया एवं समाधान के विषय आते हैं। और सरकारी भूमि के अधीक्षण, प्रबंधन, नियंत्रण एवं उसके आवंटन से संबंधित विषय की प्रक्रिया एवं विवाद होने पर समाधान के विषय भी आते हैं। जैसे भूमि प्रबंधक समिति को राइट दिए गए हैं इसमें अधीक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण के लिए। ग्राम पंचायत को भी कुछ अधिकार हैं, तो उससे संबंधित प्रक्रिया एवं विवाद के विषय आते हैं। और खातेदारों के वर्ग, यानी किस भूमि पर किस प्रकार के खातेदार हैं, कोई ट्रांसफरेबल राइट है यानी वो ट्रांसफर कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई पट्टेदार है, कोई आसामी है, उनके अधिकार क्या हैं एवं भूमि उपयोग एवं ट्रांसफर करने पर नियंत्रण, भूमि आवंटन, यानी किसी के पास भूमि नहीं है तो जो भूमि सरकारी होती है उसके लिए पट्टा किया जाता है कृषि के लिए। बेदखली, यानी किसी ने किसी कब्जा कर लिया। बंटवारा, यानी कोई पार्टीशन चाहता है, जैसे ये कोई खाता है और वो विक्रय होके और उत्तराधिकार के पे 10 लोगों के नाम चढ़ गया तो उनके पार्ट अलग कर दिए जाएं। और अधिकार की घोषणा, यानी कोई ये चाहता है कि बस जैसे वसीयत के आधार पर हमें इसका मालिक घोषित कर दिया जाए इस खाते का, से संबंधित विषय की प्रक्रिया एवं विवाद और विवाद होने पर समाधान के विषय आते हैं। और भू राजस्व यानी लगान का निर्धारण और उसके वसूलने की प्रक्रिया एवं विवाद होने पर समाधान के विषय आते हैं।
अब आप देखेंगे इसमें जो लगान वसूलने की प्रक्रिया है ये कई जगह बाहर भी लागू होती है, भले वो कृषि भूमि से संबंधित ना भी हो। कुछ सरकारी धन जो है वो लिखा होता है कि इसकी रिकवरी एज ए लैंड रेवेन्यू की जाएगी, तो उसकी जो प्रक्रिया होती है कि नोटिस जारी होगी, प्रॉपर्टी की कुड़की होती है और सिविल इम्प्रिजन भी उसमें प्रोवाइड होता है। ये सारी प्रक्रिया जो है इसके अंतर्गत आती है और उसके विवाद होने पर समाधान के विषय भी आते हैं। और राजस्व न्यायालय की अधिकारिता और प्रक्रिया से संबंधित विषय, जिसके अंतर्गत किन विषयों पर राजस्व न्यायालय को विचारण करने की अधिकारिता है और किन विषयों पर दीवानी न्यायालय को विचारण करने की अधिकारिता है, इसके अंतर्गत विषय आते हैं। और अपील है, रिवीजन है एवं रिव्यू की अधिकारिता है, परिसीमा से संबंधित विषयों की प्रक्रिया आदि विषय भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमने कुल मिलाकर देखा कि इसके अंदर मुख्य विषय कौन कौन आते हैं और ये किससे संबंधित है और कितने कानूनों को समाप्त करके बनाई गई है। मित्रों, वर्णित मुख्य विषयों का परिचय प्राप्त करने का प्रयास किया है ताकि हम आगे संहिता में वर्णित विषयों को विस्तृत तौर पर समझ सकें कि इसके प्रयोजनों में है क्या क्या। इसके अगले पार्ट में हम चैप्टर वाइज संहिता में वर्णित प्रावधानों को समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर हम इसी तरीके से आपके लिए काम करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा वीडियो आपके पास बहुत जल्दी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए जो कीमती समय आपने दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।